اس کا प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था और इस समय तो उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। एक गहरी सांस लेते हुए उठी और बड़ी मुश्किल से बिस्तर छोड़कर बाहर आई। आयशा, कहाँ जा रही हो बेटा? अचानक दादी ने उसे चादर ओढ़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा तो पूछे बिना ना रह सकी। आयशा के कदम वहीं रुक गए। उसका वजूद कांपने लगा। वो तो खुद भी तय नहीं कर पा रही थी कि वो कहाँ जा रही है, तो दादी को क्या जवाब देती। क्या बात है आयशा बेटा, तुम परेशान दिख रही हो, क्या कोई परेशानी है? उन्होंने उसकी हालत देखते हुए फिक्र से पूछा। आयशा ने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर बरसों की थकान और दर्द साफ झलक रहा था। दादी, मैं बस थोड़ी देर में वापस आती हूँ, वो उनसे कहती हुई और चादर से खुद को अच्छी तरह लपेटकर घर की दहलीज पार कर गई, जबकि दादी उसे जाता हुआ देखती रह गई। वो कितनी बदल गई थी। वैसे तो हंसती मुस्कुराती सबको खुश रखने वाली आयशा आज ऐसे हाल में थी जहाँ उसे पूछने वाला भी कोई नहीं था। दादी उसके लिए दिल से दुआ कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि आयशा बहुत मासूम है। उधर अपनी अकड़ में चलते हुए ऑफिस के कॉरिडोर से गुजरता हुआ जैद अपने कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। सब लोग उसके सम्मान में खड़े होकर उसे ग्रीट कर रहे थे, लेकिन वो बिना किसी को जवाब दिए सीधा अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। वो बड़ी बेपरवाही से अपनी चेयर पर बैठ गया। उसका पर्सनल सेक्रेटरी सिकंदर उसे आज की सारी मीटिंग्स का शेड्यूल बता रहा था। जैद लैपटॉप खोलकर उस पर काम भी कर रहा था और साथ ही सिकंदर को सुन भी रहा था। जैद अपने नाम की तरह ही घमंडी इंसान था, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे जितनी दौलत, रुतबा और नाम दिया था, उस इंसान का दिल भी उतना ही पत्थर जैसा सख्त था। सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, जैद ने अचानक से कहा। सिकंदर, जो काफी देर से मीटिंग्स के बारे में बताकर अपना गला सुखा चुका था, जैद की इस बात पर दंग रह गया। जी सर, लेकिन वो कुछ बोलने ही वाला था कि जैद की गुस्से भरी नजरों से डर कर नजरें झुका गया। मिस्टर सिकंदर, जितना कहा जाए उतना ही कीजिए। मीटिंग्स कैंसिल मतलब कैंसिल। अब आप जा सकते हैं, वो ठंडे लहजे में बोला और लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चलाने लगा। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला और मिस्टर रिजवान शाह अंदर दाखिल हुए। जैद ने एक नजर उन्हें देखा और अपनी चेयर से टेक लगाकर आराम से बैठ गया, जैसे उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ठुकराने की? रिजवान शाह गुस्से में चिल्लाए, जबकि जैद अब भी आराम से बैठा था। मैं तुम्हें इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा कि तुम मेरी बेटी को ठुकरा कर किसी दो टोकी की लड़की के लिए अपनी जुबान को लगाम दे चाचा। जैद अचानक गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और रिजवान शाह भी एक पल के लिए चुप हो गए। किसी दो टकी का कह रहे हैं आप? और झटके से अपनी चेयर को दूर हटाकर उनकी तरफ बढ़ा। उसकी बॉडी बिल्डर जैसी कदकाठी और वो भयानक गुस्सा। उसके गुस्से के आगे तो वैसे भी कोई खड़ा नहीं हो पाता था, तो वे क्या खड़े होते। मेरी नजर में तो वो लड़की दो टके की है जिसके लिए आप मेरे ऑफिस में आकर शोर मचा रहे हैं। आवाज नीचे, और दोबारा ये शब्द मत कहना। जैद ने उंगली उठाकर उन्हें वार्निंग दी। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो सीधा आंखों में उतर रहा था। मेरी बात खत्म हो चुकी है, अब बाहर निकले। उसने चुटकी बजाते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तुम पछताओगे जैद, वो दांत पिसते हुए बोले। खुद जाएंगे या गार्ड्स को बुलाओ? रिजवान शाह बाहर निकल गए। जैद ने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। रिजवान शाह गुस्से में बाहर निकले और सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़े। वहां लिफ्ट से बाहर निकलती एक लड़की को देखकर वो एक पल के लिए रुक गए। उस लड़की ने खुद को चादर से अच्छी तरह ढका हुआ था और अपना चेहरा भी छुपाया हुआ था। रिजवान शाह उससे कुछ पूछते इससे पहले ही उनके मोबाइल पर कॉल आने लगे और लिफ्ट बंद हो गई। आयशा ने गहरी सांस ली और शुक्र मनाया। फिर हिम्मत जुटाकर वो रिसेप्शन पर आई। मुझे जैद शाह से मिलना है। मैम, क्या आपका अपॉइंटमेंट है? रिसेप्शनिस्ट ने अपने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। नहीं, लेकिन प्लीज उनसे कहिए कि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, आयशा ने बेहाल होते हुए कहा। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया हो, जबकि अभी तो 9वां महीना शुरू होने में एक हफ्ता बाकी था। सानिया ने आयशा को सिर से पैर तक देखा। उसे सामने खड़ी नकाबपोश लड़की पर तरस आ गया। भले ही उसने खुद को चादर में छुपाया हुआ था, पर साफ दिख रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। सानिया ने कहा, ठीक है, आप वेट कीजिए, मैं सर से पूछती हूँ। वो जय शाह के कैबिन की तरफ बढ़ गई। इजाजत मिलते हुए अंदर गई और बोली, सर, एक लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है। मुझे अभी किसी से नहीं मिलना। जैद ने बिना उसकी बात सुने ही कह दिया, सर, वो प्रेग्नेंट है। तो क्या मैं तुम्हें डॉक्टर दिखाई दे रहा हूँ? जैद पहले ही गुस्से में था। सानिया की बात सुनकर और ज्यादा चिढ़ गया। सॉरी सर, कहकर सानिया वापस मुड़ने लगी। सुनो, न जाने क्या सोचकर जैद ने उसे रोक लिया। शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। उसे कुछ पैसे वगैरह देकर विदा करो। वो एक बड़ी हस्ती था, बिजनेस के अलावा मॉडलिंग भी करता था।
اس لیے अक्सर लड़कियां उससे मिलने के बहाने ढूंढती रहती थी। पर कोई प्रेग्नेंट लड़की पहली बार उसके ऑफिस में आई थी। यही सोचकर जैद उलझ गया। ये सानिया? उस लड़की ने अपना नाम क्या बताया? उसने जाती हुई सानिया को रोका। सर, नाम तो मैंने नहीं पूछा। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए सीधे आपके पास आ गए। सानिया के जवाब ने जैद की उलझन और बढ़ा दी। अच्छा, एक काम करो, उसे अंदर भेज दो। देखो तो सही कौन है। जैद ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर लैपटॉप पर बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नॉक हुई। अंदर आ जाओ। जवाब मिलती ही आयशा की हिम्मत जैसे टूटने लगी। उसने हिम्मत जुटाया और कैबिन के अंदर कदम रखा। आज पूरे 8 महीने बाद वो उसके सामने थी। जैद की नजर अभी तक उस पर नहीं पड़ी थी। वो धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। तभी जैद को न जाने क्या महसूस हुआ। अचानक उसके हाथ रुक गए। उसने एक पल के लिए आंखें बंद करके खोली और सामने नकाब में छिपी उस औरत को देखा, जिसकी सिर्फ नीली आंखें नजर आ रही थी। जैद के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसी पर आयशा ने नकाब हटाया और जैद के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। आयशा के होठ कुछ बोलने के लिए हिले, पर उसके हलक से आवाज नहीं निकली। उसके चेहरे पर बरसों की थकान, बेचैनी और दर्द साफ दिख रहा था। वो जो कभी खूबसूरती की मिसाल हुआ करती थी, आज किस हालत में खड़ी थी। जैद शाह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। आयशा की पलकें झुकी और फिर उठी। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। वो कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी खुददारी मारकर उसके पास आई थी, ये सिर्फ वही जानती थी। पर वो इस उम्मीद में आई थी कि भले ही जैद उसे ठुकरा दे, लेकिन शायद अपनी औलाद की खातिर उसका दिल पिघल जाए। उस जालिम और पत्थर दिल जैद शाह शायद फिर से वही पुराना नरम दिल इंसान बन जाए। जैद। आयशा के होठों से निकला ये नाम आज भी जैद को एक अलग ही दुनिया में ले गया। वो बस टकटकी लगाकर उसे ही देखे जा रहा था। वो पूरे 8 महीने उससे दूर रही थी। जैद ने भी उसके अचानक चले जाने के बाद उसे ढूंढना जरूरी नहीं समझा था, और आज वो खुद उसके सामने खड़ी थी। जैद उसे खामोशी से देख रहा था। वो चाहता था कि आयशा खुद बोले और बताए कि आखिर वो इतने दिनों बाद क्यों आई है। आयशा को बात करने में शायद तकलीफ हो रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, उधार चाहिए। आखिरकार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारकर वो बोली, और अब सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे कि उसने उन्हें पूछ लिया। जैद ने एक बार फिर उसके हुलियों को देखा। वो प्रेग्नेंट थी, उसी के बच्चे की मां बनने वाली थी, जिससे वो दूर चली गई थी। जैद के मन में आया कि अगर आज इसे पैसों की जरूरत ना होती तो शायद वो कभी वापस नहीं आती। उसके दिमाग की नसें गुस्से से तन गई। तुम गलत जगह आ गई हो, तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। उसने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। आशा को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। वो ऐसा कैसे कह सकता था? वो तो अभी भी उसकी बीवी थी, उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, और उसी के बच्चे को दुनिया में लाने के लिए कुछ पैसे उधार मांगने आई थी। लेकिन उसने मना कर दिया। ये साबित हो गया था कि वो आज भी वही पत्थर दिल जैद शाह है। कब उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों तक आ गए, उसे खुद भी पता नहीं चला। आई एम सॉरी। वो और ज्यादा खुद को नहीं गिरा सकती थी। खुद को चादर से ढकते हुए वो भारी मन से दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी उसे अचानक चक्कर आया। वो दीवार का सहारा लेकर वही खड़ी हो गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अब वो बहुत थक गई थी। उसे कोई सहारा चाहिए था, कोई कंधा जिस पर सिर रखकर वो रो सके। रुको। उसकी आवाज सुनकर आयशा ने चकराते सिर के साथ उसकी तरफ देखा। जैद अपनी जगह से उठकर उसके पास आया, इतना पास कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। दिल की धड़कन बढ़ने लगी तो उसने आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ जैद इतने समय बाद वही पुरानी खुशबू महसूस करके खुद पर से कंट्रोल खोने लगा। वो ये मान चुका था कि पूरी दुनिया में यही एक लड़की है जो उसे अंदर तक हिला सकती है और अपनी नजदीकी से उससे कुछ भी करवा सकती है। तुम्हें पैसे चाहिए ना? मुझे इसके बदले में तुमसे कुछ चाहिए। वो अब सौदेबाजी पर उतर आया था। आयशा को डर लगा। मैं मैं बच्चा नहीं दूंगी। जैद मुस्कुराया। मुझे बच्चा चाहिए भी नहीं। उसकी इस बात पर जहां आयशा को तसल्ली हुई, वही उसका दिल बुरी तरह दुखा। वो अपने ही बच्चे से दूर हो रहा था। आयशा ने खुद को समझाया कि वो तो 8 महीने पहले ही इस बच्चे से अलग हो गया था। उसे अब इस बच्चे से कोई मतलब नहीं। फिर उसे क्या चाहिए? वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगे, क्योंकि उसके पास देने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। जैद ने उसे सिर से पैर तक गहरी नजरों से देखा और झुककर उसके कान के पास धीरे से कहा, तुम्हारी हर रात बिस्तर पर। आयशा का चेहरा पल भर में लाल हो गया और उसकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गई थी। वो याद करने लगी कि जब वो साथ थे तो जैद किस कदर उस पर अपना हक जताता था। वे सिर्फ 2 महीने ही साथ रहे थे, और उन 2 महीनों में शायद ही कोई रात ऐसी रही हो जब उसने आयशा को चैन से सोने दिया हो। न जाने इन 8 महीनों में उसने खुद को कैसे रोका होगा। उसे सहना आसान नहीं था। वो तो सांस लेने की भी मोहलत नहीं देता था। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। वो नजरें चुराती हुई वापस पलटने लगी।
लेकिन जैद ने उसके दोनों तरफ दीवार पर हाथ टिका कर उसका रास्ता रोक लिया। सौदा बुरा नहीं है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, बदले में तुम्हें मेरे साथ रातें गुजारनी होंगी, बिल्कुल पहले की तरह। वो बिना बल के झपकाए उसे देख रहा था। तभी अचानक आयशा के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। उसने अनजाने में ही जैद के बाजू का सहारा लिया और तेज तेज सांसें लेने लगी। वो कितनी ही रातें दर्द सहती रही, पर अब अपनी औलाद की खातिर वो उसी के बाप से खुद का सौदा कर रही थी। जैद उसकी तकलीफ देखकर अंदर ही अंदर तड़प रहा था, लेकिन जाहिर नहीं होने दे रहा था। आखिर वो भी तो उसे तड़पा कर गई थी। जब तक मेरा दिल ना भर जाए, हो सकता है एक ही रात में भर जाए, या हो सकता है कई रातें तुम्हें मेरी बाहों में रहना पड़े। वो चाहता था कि आयशा जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए, ताकि वो उसकी तकलीफ कम करने के लिए कुछ कर सके। आ सैयद, वो दर्द से कराहते हुए उसके सीने पर सिर टिकाकर बोली, मुझे मंजूर है। जब उसने ये कहा तो उसके होठ जैद के सीने से छू गए। जैद ने मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस ली और उसे फौरन अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की नजरें मिली। आयशा पेट पर हाथ रखे दर्द से तड़प रही थी। जैद अपनी कमजोरी को अच्छी तरह जानता था। उसने आयशा के माथे पर अपने लब रख दिए। उस एक स्पर्श ने जैसे आयशा को तपती धूप से निकालकर छांव में खड़ा कर दिया हो। जैद ने बिना देरी किए उसे अपनी गोद में उठाया और बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वह शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंच चुका था। आयशा को फौरन आईसीयू में भर्ती किया गया। वहां जैद बुरी तरह परेशान और बौखलाया हुआ था। उसे रह रह कर यही ख्याल आ रहा था कि अगर आयशा या उसके बच्चे को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। आयशा की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे देखकर जैद गुस्से से पागल हो रहा था। उसने गुस्से में खुद से कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मिसेस आयशा जैद। तभी नर्स ने पास आकर कहा, सर, इन पेपर्स पर साइन कर दे। पेशेंट के साथ आपका क्या रिश्ता है? बीवी है मेरी। उसकी सख्ती देखकर नर्स एकदम घबरा गई। नर्स ने फिर कहा, सर, पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल है और अभी तो उनका 9वां महीना भी शुरू नहीं हुआ है। जैद ने तुरंत जवाब दिया, मैं जानता हूँ, 9 महीने पूरे होने में अभी एक हफ्ता बाकी है। जैद की बात सुनकर नर्स हैरान रह गए और वहां से गुजरती हुई डॉक्टर भी चौंक गए। जैद ने डॉक्टर से सख्ती से कहा, मेरी बीवी और बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी, अल्लाह से दुआ करे, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इसके बाद वो खुदा के सामने सजदा करने के लिए मस्जिद की ओर चल पड़ा। नमाज पढ़ते हुए उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। उसे याद आया कि आयशा उन करीबी पलों में शर्माने की बजाय हमेशा उससे यही कहती थी, शाह, हमारा बेटा होगा तो उसका नाम जय शाह रखेंगे, आपके और मेरे नाम को मिलाकर। और जब जैद सवाल करता कि अगर अल्लाह ने बेटी दे दी तो वो मुंह बनाकर बोलती, तो फिर आप नाम रख लेना। वैसे भी कहते हैं कि बेटी अब आपके ज्यादा करीब होती है। जैद ने रोते हुए दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि तू बेटा देगा या बेटी, बस जो भी हो वो सेहतमंद हो। मेरी बीवी मुझे इतने अरसे बाद वापस मिली है। मेरे मालिक उसे दोबारा मुझसे दूर मत करना। हालांकि वो आयशा से बहुत सख्त बातें कह चुका था, लेकिन हकीकत में वो आज भी दिलो जान से उसे ही चाहता था। जब वो वापस अस्पताल आया तो उसे बेटा होने की खुशखबरी मिली। प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से बच्चा अभी भी इंक्यूबेटर में रखा गया था, लेकिन वो बिल्कुल सेहतमंद था। उम्मीद थी कि जल्द ही उसे माँ बाप के हवाले कर दिया जाएगा। जैद का दिल अपनी बीवी के लिए धड़का तो डॉक्टर ने बताया, फिक्र ना करे, वो भी बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा तो आप मिल लीजिएगा। जैसे ही डॉक्टर अपनी बात कहकर गई, जैद फिर से अतीत की यादों में खो गए। उसे अपने घर वालों की बातें याद आ गई। तुम अपने बाप के कातिल की बेटी से कैसे शादी कर सकते हो? तुम्हें उसे छोड़ना होगा। उसके बाप की सजा यही होगी कि उसकी बेटी माथे पर तलाक का धब्बा लेकर घर जाए। वादा करो जैद कि तुम अपने बाप की मौत का बदला उस लड़की से लोगे। उस रात उसने हाथ थाम कर कसम तो खा ली थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जब वो वापस कमरे में जाएगा तो आयशा वहां नहीं होगी। वो कब हवेली छोड़कर निकल गई, जैद को आज तक ये पता नहीं चला और ना ही उसने कभी पता लगाने की कोशिश की। यही वजह थी कि 8 महीने बड़ी खामोशी से गुजर गए। यहाँ तक कि जैद ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की और ना ही उसकी कमी को महसूस किया। हालांकि असलियत क्या थी ये तो सिर्फ उसका दिल ही जानता था। वो ऊपर से ऐसा पत्थर दिल बन गया था जिसे किसी के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। काफी देर तक वो वही बैठा रहा। जब डॉक्टर ने उसे आयशा से मिलने की इजाजत दी तो वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आयशा अभी भी नींद बेहोशी की हालत में थी। उस लग्जरी वार्ड में हर तरह की सुविधा मौजूद थी और ये सब जैद की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। वो ना जाने इस वक्त आयशा और उसके बच्चे का क्या हाल होता। जैद ने एक गहरी सांस ली और दिल ही दिल में खुदा का शुक्रिया अदा किया कि वो मदद के लिए उसके पास आ गई। उसने सोचा कि अगर वो कहीं और चली जाती या अपनी जिद और ईगो में किसी से मदद ना मांगती और बच्चे की परवाह ना करती तो क्या होता। इससे आगे वो सोच भी नहीं पा रहा था। वो आयशा के पास बैठ गया और उसके चेहरे को देखने लगा जो इस वक्त पीला पड़ा हुआ था।
कहा हर वक्त उसके चेहरे पर इंद्रधनुष जैसे रंग बिखरे होते थे और उसकी चाहत का खुमार झलकता था। और कहा अब उसके चेहरे पर बरसों की थकान दिख रही थी। वो ऐसी तो नहीं थी, लेकिन इन 8 महीनों ने इसे ऐसा बना दिया था। जैद को आज भी अपनी सुहागरात अच्छे से याद थी। जब वो कमरे में आया तो आयशा उसका इंतजार करने के बजाय वजह से कपड़े बदल कर सो रही थी। उस वक्त जैद को इतना गुस्सा आया था कि उसने सारा गुस्सा उस पर अपनी जज्बातों की शिद्दतों से निकाल दिया और वो नाजुक सी लड़की उसकी शिद्दत के आगे बेबस होती चली गई। दूसरी तरफ हिना ने तेज लहजे में कहा, डैड, ये कैसे हो सकता है? आपने जैसे कहा क्यों नहीं कि अब उस लड़की का इंतजार करना छोड़ दे। अब वो वापस नहीं आएगी। वो अपने किसी यार के साथ भाग गई है। रिजवान साहब ने अपना सिर पकड़ लिया और बोले, वो किसी की सुनता कहाँ है? खैर, उसे जो करना है करने दो। होना तो वही है जो मैं चाहता हूँ। रिजवान साहब की बात सुनकर उनकी बेटी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये दोनों आने वाले वक्त से बेखबर अपनी प्लानिंग कर रहे थे, जबकि असली प्लानिंग तो ऊपर वाला कर रहा था। आयशा की आंख खुली तो उसका हाथ अपने आप ही अपने पेट पर गया। मेरा बच्चा। बच्चे का सोच कर ही वो अंदर तक तड़प उठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने घबराकर अपने आसपास देखा तो पास ही एक कुर्सी पर जैद बैठा था। उसकी आंखें बंद थी। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। आयशा को यकीन नहीं हो रहा था कि जैद उसके लिए वहां बैठा है। शायद नजरों की गर्माहट का असर था कि जैद की आंख अचानक खुल गई। आयशा को होश में आता देख वो फौरन सीधा हुआ और बिना सोचे समझे उसकी तरफ झुक गया। तुम ठीक तो हो ना? ये शब्द उसके मुंह से अपने आप ही निकल गए। आयशा हैरानी से उसे देखती रह गई। मेरा बच्चा। जैसे ही उसने कहा, जैद जैसे हकीकत की दुनिया में वापस आ गए। वो ठीक है, समय से पहले पैदा हुआ है, इसलिए 1-2 दिन उसे इनक्यूबेटर में रखेंगे। जैद खुद भी हैरान था कि उसके दिल में उस औरत के लिए इतनी नरमी कहाँ से आ गई, जिसके लिए उसने दिल में नफरत पालने का फैसला किया था। पर इस वक्त उसके सारे इरादे फीके पड़ रहे थे। सामने मौजूद लड़की ही उसकी सब कुछ थी। वो आज भी उससे पागलों की तरह प्यार करता था, बस इस बात को मानने से बच रहा था। आयशा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और आंखें बंद कर ली। तुमने जो किया है आयशा, उसका हिसाब तुम्हें हर हाल में देना होगा। उसके बाद इस हालत में भी आयशा को डरा गई। आयशा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे मेरा बच्चा दे दो। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। वो खुद को हर बात के लिए तैयार कर चुकी थी, पर जैद को पता नहीं था कि आयशा के दिमाग में क्या चल रहा है। वो उसे एक नजर देखकर कमरे से बाहर चला गया। आयशा रो रही थी, लेकिन नर्स के आने पर वो थोड़ा संभल गई। नर्स ने बताया कि उसकी तबीयत अब काफी बेहतर है। शुक्र था कि डिलीवरी नॉर्मल हुई थी और वो ऑपरेशन से बच गई थी, वरना पता नहीं ठीक होने में कितना वक्त लगता। अगले दिन तक तो वो चलने फिरने भी लगी थी और अपने बच्चे को भी देखा ही थी। जैद फिर उसके पास नहीं आया। आयशा ने मन बना लिया था कि जैसे ही बच्चा उसे मिलेगा वो उसे लेकर यहाँ से भाग जाएगी। उसे बस इतनी ही मदद चाहिए थी। अब उसे ना तो जैद का साथ चाहिए था और ना ही उसका एहसान। उसके आने से पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहती थी। शाम तक बच्चा उसे दे दिया गया। उस गोल मोटोल बच्चे को गोद में लेते ही आयशा रोने लगी। वजन थोड़ा कम था, पर बच्चा दिखने में काफी स्वस्थ लग रहा था। वो बच्चे के हाथ पैर चूमते हुए उसे प्यार कर रही थी और बेड पर लिटाकर उसे दूध पिला रही थी। उसे यहाँ से निकलना था, पर सवाल ये था कि कैसे। बिना अस्पताल का बिल भरे वो नहीं जा सकती थी और इतने बड़े अस्पताल का खर्चा वो कैसे उठाती। वो इन्हीं सोचों में डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि जैद कब कमरे में दाखिल हुआ। बच्चा दूध पीते पीते ही सो गया और उसके होठों पर दूध की एक नन्ही सी बूंद रह गई। आयशा की ये लापरवाही देखकर जैद गुस्से से आगे बढ़ा। उसने आयशा की शर्ट ठीक की और बच्चे को उसकी गोद से ले लिया। आयशा एकदम से होश में आई और अपने बच्चे के लिए तड़प कर उसे देखने लगी, लेकिन जैद की खूंखार नजरें देखते ही वो चुप हो गई। जैद गुस्से से बोला, होश में रहा करो। ये घर नहीं है जहां तुम इतनी लापरवाही से ऐसी बैठी हो। आयशा ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और फौरन खुद को अच्छे से कवर किया। जैद बच्चे को सीने से लगाकर उसका दूध हजम करवा रहा था। यहाँ आने से पहले उसने यूट्यूब पर ढेरों वीडियो देखे थे कि नवजात बच्चे को कैसे संभाला जाता है। उसने बच्चे को प्यार से देखते हुए कहा, जयेश, मेरा बच्चा। जैद बच्चे का नाम भी रख चुका था। आयशा को यह नाम बहुत प्यारा लगा और उसका दिल खुशी से भर गया, क्योंकि जैद को उसकी पुरानी बात अभी तक याद थी। बच्चे के लिए उसका प्यार देखकर आयशा हैरान थी, क्योंकि वो तो उससे सिर्फ अपनी नफरत और शिद्दत दिखाने की बातें कर रहा था। जब बच्चा सो गया तो जैद ने उसके माथे को चूमा और उसे आयशा के पास लिटा दिया। फिर वो खुद आयशा की दूसरी तरफ आ बैठा और झटके से उसकी गर्दन के पीछे हाथ ले जाकर उसका चेहरा अपने चेहरे के एकदम करीब कर लिया। उनके बीच बस 1 इंच का फासला था, जिससे आयशा का दिल घबरा गया और उसकी सांसें तेज हो गई। जैद उसे देखते हुए बोला, अब कोई सवाल जवाब नहीं होगा, सिर्फ हिसाब होगा और बेहिसाब होगा। बोलते वक्त उसके होठ आयशा के होठों से छू रहे थे। अचानक आयशा के पेट में दर्द की लहर उठी तो जैद फौरन पीछे हटा और फिक्र से पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? उसका यह फिक्रमंद अंदाज देखकर
आयशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये देखकर जैद को कुछ कुछ होने लगा और उसने झटके से आयशा के होठों पर काट लिया। आयशा हैरान रह गई, जबकि जैद की आंखों में एक खुला चैलेंज था। अगले ही पल उसने उसे अपनी बाहों में और जोर से खींच लिया। अभी के लिए इतना डोज काफी है, बाकी घर चलकर देखेंगे, जैद ने उसके कान पर काटते हुए धीरे से कहा और पीछे हट गया। तभी नर्स अंदर आई और चेकअप के बाद बताया कि आयशा को आज ही डिस्चार्ज किया जा सकता है। आयशा जैद के साथ नहीं जाना चाहती थी। उसे पता था कि दादी घर पर परेशान हो रही होंगी। उसने अस्पताल के फोन से दादी को अपनी खैरियत बता दी थी, लेकिन जैद तो जैसे साय की तरह उसे चिपक गया था और आयशा के डिस्चार्ज पेपर साइन कर रहा था और आयशा छोटे जयेश को अपनी गोद में उठाए चुपचाप उसके साथ खड़ी थी। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां से कैसे निकले। जैद ने जयेश को उसकी गोद से लिया और अपने सीने से लगा लिया। फिर आयशा का हाथ सख्ती से थामकर मेन गेट की तरफ बढ़ गया। आयशा का बस नहीं चल रहा था कि अपना बच्चा उसे छीन ले और वहां से गायब हो जाए। जैद बिल्कुल खामोश था और उसकी एक खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही थी। वो उसे लेकर पार्किंग में आया तो ड्राइवर फौरन गाड़ी ले आया। जैद ने आगे बढ़कर ड्राइवर से कुछ बात की और पिछली सीट का दरवाजा खोला। उसे देखते ही आयशा चुपचाप अंदर बैठ गई। उसके पीछे जैद भी जयेश को गोद में लिए बैठ गया। ड्राइवर ने बहुत सावधानी से गाड़ी सड़क पर डाल दी। जैद बार बार अपने बेटे को देख रहा था, जैसे उसे देख देख कर ही जी रहा हो। आयशा को उसका यह अंदाज अजीब लग रहा था, क्योंकि 2 दिन पहले जब वो उसे मदद मांगने आई थी तब जैद की बातों में जयेश का जिक्र तक नहीं था। जब गाड़ी हवेली में दाखिल हुई तो एक पल के लिए आयशा सब कुछ भूलकर अपने अतीत में खो गई। 10 महीने पहले वो दुल्हन बनकर इसी घर में आई थी और सिर्फ 2 महीने तक ही जैद की जिंदगी में बाहर बनकर रही थी। फिर जैद की माँ आ गई और उन्होंने उनकी जिंदगी बिखेर कर रख दी। आयशा को डर था कि शायद वो आज भी यही होंगी। 10 महीने पहले वो अपने होने वाले बच्चे की जान बचाने के लिए यहाँ से भागी थी और आज किस्मत उसे वापस उसी दरवाजे पर ले आई थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने एक नजर जयेश को देखा और फिर जैद को, जो बहुत सुकून से अपने बेटे के छोटे से हाथ पर किस कर रहा था। वो आयशा की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर लग रहा था। गाड़ी रुकी काफी देर हो चुकी थी पर जैद अपने बेटे से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। ड्राइवर की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोल सके। वो खामोशी से उतरकर बाहर खड़ा हो गया। आयशा ने डरते हुए जैद के कंधे पर हाथ रखा तो उसकी तरफ अपनी लाल आंखों से देखने लगा। इतने महीनों तक तुमने मुझे मेरे बच्चे से दूर रखा आयशा। मुझे पता तक नहीं चलने दिया कि मैं बाप बनने वाला हूँ और खामोशी से मेरी जिंदगी से निकल गई, ये जानते हुए भी कि मेरा जुनून कैसा है। तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? वो बहुत सख्त लहजे में बोल रहा था। आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। जैद अपनी किसी बात को याद रखे या ना रखे, लेकिन आयशा के इस कदम को वो नहीं भूला था। नीचे उतरो, उसने ऑर्डर दिया और बच्चे को लिए नीचे उतर गए। आयशा को ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चलना पड़ा और उससे बस एक कदम पीछे चल रही थी। हवेली की दीवारें और दरवाजे आज भी वैसे ही थे, लेकिन वहां की खामोशी आज भी दिल को दहला देने वाली थी। जैद हवेली के अंदर पहुंचा, जहाँ इस वक्त सब लोग रात के खाने में व्यस्त थे। जैद के साथ आयशा को देखकर रुखसार बेगम को जबरदस्त झटका लगा। फिर जब उनकी नजर जैद के हाथ में मौजूद नन्हे से बच्चे पर पड़ी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जैद, रुखसार बेगम अपनी जगह से झटके से उठ खड़ी हुई। आयशा का दिल जोर से धड़क रहा था। यही वो औरत थी जिसकी वजह से उसे अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। आज फिर वही डर उसके सामने था। मम्मा, ये आयशा है और ये मेरा बच्चा है। जैद हल्का सा मुस्कुराया और अपने बच्चे के माथे पर प्यार से होठ रख दिए। ये देखकर रुखसार बेगम को मिर्च लगी। क्या सबूत है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है? उनकी इस बात ने एक पल के लिए जैद के चेहरे पर गुस्सा ला दिया। आयशा को लगा जैसे उसकी धड़कन ही रुक जाएंगी। उसने सोचा नहीं था कि जैद की माँ इस हद तक गिरकर कुछ बोल सकती है। जैस मेरा बच्चा है और मुझे ये साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। जैद के लहजे में सख्ती थी। रिजवान शाह भी चुपचाप ये नजारा देख रहे थे। शुक्र था कि उनकी बेटी अभी घर पर नहीं थी, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई हुई थी, वरना इस वक्त सबसे ज्यादा हंगामा उसी ने किया होता। अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर भी लूं तो एक पल के लिए सोचो, ये लड़की इतने महीनों तक इस घर से गायब रही, क्या पता कहाँ किसके साथ। मम्मा, अचानक जैद की आवाज गूंजी। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। एक शब्द और नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि ये बच्चा मेरा है, जैद शाह का। मैं अपने बच्चे पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। वो अपनी बात सख्ती से कहकर और आयशा पर एक नजर डालकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। आयशा ने एक नजर रुखसार बेगम को देखा और फिर रिजवान शाह को। वो धीरे से रुखसार बेगम के पास जाकर खड़ी हुई। आयशा का एटीट्यूड देखकर रुखसार बेगम के तन बदन में आग लग गई। वे कुछ कही थी, इससे पहले आयशा ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और नाम में सिर हिलाती हुई खुद भी सीढ़ियां चढ़ गई। पहले वो अकेली थी और उसे मुकाबले से डर लगता था। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो भाग गई थी, पर आज जैद खुद अपने बच्चे की ढाल बना हुआ था। आयशा को कुछ करना ही नहीं पड़ा और यही उसकी पहली जीत थी। उसने सोचा कि
वो अपना सब कुछ जैद पर लुटाने को तैयार है। अगर वो उसके बेटे को उसका हक और रुतबा दे रहा है तो बदले में उसे सिर्फ बीवी के हक ही तो अदा करने थे जो वो पहले भी करती आई थी। बस उसे ये फिक्र थी कि इन 8 महीनों में जैद कितना बदल गया होगा और कितना जिद्दी हो गया होगा। यही सोचते हुए वह कमरे में दाखिल हुई। जैद बहुत सावधानी से बच्चे को बिस्तर पर लिटा रहा था, लेकिन तभी बच्चे की आंख खुल गई और उसने रोना शुरू कर दिया। आयशा का दिल तड़प उठा कि वो अपने बच्चे को गोद में ले ले, लेकिन जब तक जैद वहां था वो वही खड़ी रही। आयशा की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो खुद आगे बढ़कर बच्चे को सीने से लगा लेती। जैद खुद ही चिढ़ गया और बोला, आयशा, ये चुप नहीं हो रहा है, इसे फौरन फीड करवाओ। यहाँ आओ। आयशा उसके पास जाकर बैठ गई। जैद ने जयेश को उसकी गोद में दे दिया। वो उसे सीने से लगाकर चुप करवाने लगे, लेकिन बच्चे का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। जैद चिल्लाकर बोला, क्या बदतमीजी है, इसे भूख लगी है और तुम बस इसे सीने से लगाए बैठी हो। फीड करवाओ ना इसे। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे वहां से कैसे हटाए। वो हिचकिचाती हुई बोली, आप बाहर जाए, मैं बकवास बंद करो अपनी। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें पहले कभी देखा ही ना हो। फौरन फीड करवाओ वरना मैं खुद। वो जैसे ही आगे बढ़ा, आयशा अपना रुख बदलते हुए बोली, नहीं, मैं करवाती हूँ। जैद वही रुक गए। आयशा ने अपनी शर्म को एक तरफ रखा और अपनी शर्ट को थोड़ा ऊपर करके बच्चों को फीड करवाने की कोशिश करने लगी। अस्पताल में तो नर्स ने मदद कर दी थी, पर उसे अकेले नन्हे जयेश को संभालना अभी तक कहाँ आता था। वो काफी देर तक कोशिश करती रही। पीछे बैठे जैद ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है, अब क्यों रो रहा है ये? आयशा ने रोती आंखों से उसे पलट कर देखा और बच्चों की तरह शिकायत कर दी, ये मुंह में नहीं ले रहा। जैद ने धीरे से अपना सिर झटका और दूसरी तरफ आकर उसकी मुश्किल आसान कर दी। उसने बहुत प्यार से जयेश को सही तरह से लगाया। आयशा को जैसे एक पल के लिए सुकून मिल गया। वो छोटा सा जयेश अपना पेट भर रहा था और वो दोनों उसे देख रहे थे जैसे अपनी एक एक सांस गिन कर ले रहे हो। अल्लाह ने उन्हें छोटा सा खिलौना ही तो दे दिया था जिसे अब उन दोनों ने मिलकर संभालना था। काफी देर तक जयेश अपनी भूख मिटाता रहा। जब जयेश शावर लेकर बाहर निकला तो आयशा अभी तक उसी पोजीशन में बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी और वो बार बार अपनी कमर को थाम रही थी। जैद ने फौरन आगे बढ़कर बेड पर तकिए सेट किए और आयशा को धीरे से पीछे की तरफ बिठाया ताकि वो आराम से टेक लगाकर बच्चे को फीड करवा सके। आयशा ने उसे यकीन न होने वाली नजरों से देखा कि वो इतना केयरिंग कब से हो गया, जबकि उसने तो अभी इन 8 महीनों का हिस्सा भी लेना था। जब बच्चा सो गया तो आयशा ने उसे दूध हजम करवाने के लिए अपने सीने से लगाना चाहा, पर जैद ने उसके हाथ से बच्चे को ले लिया और खुद अपने सीने से लगा लिया। पिछले 2 दिनों से आयशा को एक ही कपड़ों में बिखरे हुए और खराब हुलिये में देखकर जैद ने माथे पर बल डालते हुए अपना रुख फेरा और बोला, जाओ, जाकर फौरन शावर लो। आयशा ने एक नजर खुद को देखा और शर्मिंदा होती हुई उठी, लेकिन अचानक सिर चकराने की वजह से वो वापस बेड पर गिर पड़ी। जैद का चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए वो देख नहीं पाया। वो तो अपने बच्चे में इतना बिजी था कि जैसे आयशा को भूल ही गया हो। आयशा ने हिम्मत जुटाई और एक नजर उसे देखते हुए किसी तरह बाथरूम के अंदर चली गई। जैद ने जयेश को बिस्तर पर लिटाया और उसके चारों तरफ तकिए लगा दिए। वो एक अच्छा बाप बनने की पूरी कोशिश कर रहा था और शायद वो उसमें कामयाब भी था। उसने एक गहरी सांस ली और इंटरकॉम पर नौकरानी को खाना लाने के लिए कहा। वो जानता था कि आयशा बच्चे को दिन में कई बार फीड करवा चुकी है, जबकि खुद उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसे चक्कर आते हुए भी जैद ने देख लिया था। जब आयशा शावर लेकर बाहर निकली तब तक खाना आ चुका था। अब वो काफी फ्रेश लग रही थी। अपनी हालत में सुधार देख आयशा को भी खुद में हल्कापन महसूस हुआ। जैसे वो बिस्तर की ओर जाने लगी, जैद बोला, आ जाओ, खाना खा लो। आयशा उसे हैरानी से देखती हुई सोफे की तरफ बढ़ी जहां वो बैठा था। जैद ने उसे देखते हुए कहा, ज्यादा किसी खुशफहमी में मत रहना। तुम मेरे बच्चे को फीड करवा रही हो तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें अच्छा खाना खिलाओ। जैश मेरा बेटा है। आयशा ने गहरी सांस लेते हुए मुंह बनाकर कहा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जैद उसकी प्लेट में चावल निकालते हुए ठंडे लहजे में बोला, उसका नाम भी मैंने रखा है, फिर तुम उसे सिर्फ अपना बेटा कैसे कह सकती हो? उसने एक चम्मच आयशा की तरफ बढ़ाया। मैं खा लूंगी। आयशा ने उससे प्लेट ले ली। जैद सोफे से टेक लगाकर बैठ गया और बोला, पेट भरकर खाना, सिर्फ मेरे बेटे की भूख नहीं मिटानी, बल्कि अब मुझे भी खुद पर कंट्रोल करना सीखना है। उसकी इस बात ने आयशा को हैरान कर दिया। अभी ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम 40 दिन तक तो इंतजार करना होगा। आयशा ने धीरे से कहा। उसे लगा यही एक तरीका है उसे खुद से दूर रखने का। जैद ने जवाब दिया, जानता हूँ, फिक्र मत करो। अगर 8 महीने खुद पर काबू रखा है तो क्या 40 दिन और नहीं रख सकता? तब तक तुम आराम करो, आराम से खाओ पियो और अपनी सेहत बनाओ। ये कहते हुए उसने आयशा की कमर के पीछे हाथ रखा और अपनी उंगलियों से उसे सहलाने लगा। आयशा की तो रूह ही कांप उठी, लेकिन दिल में एक तसल्ली भी थी कि 40 दिन तक
वो करीब नहीं आएगा। पर ये उसकी गलतफहमी थी। वो हर रात उसके करीब आने लगा। वो एक हद तक ही उसे छूता था। वो बहुत ही नरम हाथों से आयशा के जिस्म पर अपनी चाहत और शिद्दत के निशान छोड़ने लगा, मगर सब कुछ एक लिमिट में रहकर करता। न जाने वो खुद पर इतना कंट्रोल कैसे कर लेता था। हर रात वो आयशा को अपनी बाहों में भरता, उसे सीने से लगा कर सोता, उसके होठों पर अपना प्यार लुटाता और फिर आंखें बंद करके सो जाता। जैद का छूना आयशा को बेचैन कर देता था। उसके स्पर्श में आज भी वो जादू था कि आयशा अपना होश खो देती। सच तो यह था कि वो चाहती थी कि जैद सारी हदें पार कर दे, लेकिन वो अपनी बात का पक्का था। उसे पता था कि उसे 40 दिन तक इंतजार करना ही होगा। 3 हफ्ते बाद की बात है। सुबह जैद तैयार हो रहा था कि अचानक दरवाजा खुला और हिना अंदर दाखिल हुई। आयशा उस वक्त जयेश को फीड करवा रही थी। वो आधी सोई और आधी जागी सी हालत में थी। जैद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो लगातार आईने में आयशा को ही देख रहा था। ऐसे में हिना का अचानक दरवाजा खुलकर अंदर आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपनी हद में रहो। एक कमरे में आने का कौन सा तरीका है? जैद गुस्से में दहाड़ा। हिना ने रोते हुए पूछा, आप इसे वापस कैसे ला सकते हैं? ये तो जा चुकी थी ना। असल में हिना के पापा ने उसे देश से बाहर भेज दिया था। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी और ज्यादा पागलपन दिखाए, इसलिए उन्होंने बिना जैद को बताए उसे लंदन भेज दिया था। लेकिन सच्चाई कब तक छिपती? जैसे ही हिना को खबर मिली, वो आंधी तूफान की तरह वापस पहुंच गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आयशा वापस आ जाएगी, जिसे गए हुए 8 महीने से ज्यादा हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैद ने उसे दोबारा कैसे अपना लिया। तुम ये सवाल पूछने वाली कौन होती हो? जैद की सख्त आवाज सुनकर हिना दांत पिस कर रह गई। जैद, ये आपकी जिंदगी से जा चुकी थी। आपने इससे पूछा कि इतने वक्त तक ये कहाँ थी और किसके साथ? बकवास बंद करो। जैद इतनी जोर से चिल्लाया कि गहरी नींद में सो रहा जयेश भी सहम कर जाग गया और रोने लगा। आयशा ने घबराकर उसे अपने सीने से लगाया और थपकी देने लगी। जैद ने एक नजर अपने बेटे को देखा, अपनी आंखें बंद की और फिर हिना की कलाई सख्ती से पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गया। आयशा को जैद का हिना की कलाई पकड़ना बहुत बुरा लगा। बाहर ले जाकर जैद ने कहा, मेरे कमरे, मेरी बीवी और मेरे बच्चे से दूर रहना। मैं हर बार माफ नहीं करूंगा, समझी? और फिर उसे झटके से छोड़कर जैद वापस कमरे के अंदर आया और जयेश की तरफ बढ़ा, जो आयशा की गोद में रोए जा रहा था। जैद ने उसे अपनी गोद में लिया और सीने से लगा लिया। वह हैंडसम सा दिखने वाला बंदा इस वक्त अपने बच्चे को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहा था। उसका यह अंदाज आयशा के सारे गिले शिकवे मिटा रहा था। वैसे तो हर बाप अपनी औलाद से प्यार करता है, लेकिन जयेश के लिए जैद का प्यार कुछ अलग ही था। जयेश के सो जाने के बाद जैद ने उसे बहुत सावधानी से बिस्तर पर लिटाया, उसके माथे पर किस किया और पीछे हट गया। उसने आयशा की तरफ देखकर दांत पिसते हुए कहा, तुम्हारी इस हरकत ने मुझे किसी के सामने सिर उठाने लायक नहीं छोड़ा। तुमने घर से भागकर मेरी इज्जत का जनाजा निकाला है। उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। उसके बोलने के अंदाज ने आयशा के रोंगटे खड़े कर दिए। वो वहां से जा चुका था, पर यह साफ था कि वो कुछ भी भूला नहीं था। इसके बाद आयशा की जिंदगी में अचानक एक नया मोड़ आया। रुखसर बेगम का भांजा सुमेर हवेली में रहने आ गया। वो जानबूझकर आयशा से बात करने और उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। आयशा ने 2-3 बार उसे टोकना चाहा, लेकिन सुमेर को रुखसर बेगम का पूरा सपोर्ट था। आयशा इस डर से चुप रही कि कहीं वो उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसने सोचा कि वो जैद को बताए, लेकिन जैद उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। जब भी वो कुछ कहना चाहती, वो मुंह बनाकर या गुस्सा करके उसे खुद से दूर कर देता। शुरुआत में जैद जो अपनापन दिखा रहा था, अब वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब वो आयशा से कोई नजदीकी नहीं बढ़ा रहा था। यहाँ तक कि रात को वो उसे गले लगाकर भी नहीं सोता था। बस वो अपने बेटे के पास लेटता और उसे ही प्यार करते हुए सो जाता। दूसरी तरफ लेटी आयशा बस उसे देखती रह जाती। 40 दिन कब के गुजर गए थे, लेकिन जैद उसके करीब नहीं आया। ये बात आयशा को अंदर ही अंदर चुभने लगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि जैद अचानक इतना पीछे क्यों हट गया, और इसी वजह से वो खामोश रहने लगी थी। सुमेर के मामले में उसने जैद से शिकायत तो नहीं की थी, पर शायद जैद बिना कहे सब समझ गया था और उसने एक्शन लेते हुए सुमेर को घर से निकाल दिया था। इस बात ने आयशा के दिल में जैद के लिए तड़प और बढ़ा दी, लेकिन जैद उसकी तरफ देखता तक नहीं था। एक दिन वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी गहरी सोच में डूबी थी और जयेश रोए जा रहा था। तभी जैद अंदर आया और ये सब देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने तुरंत जयेश को उठाकर सीने से लगाया और बाप का स्पर्श पाते ही बच्चा चुप हो गया। आयशा अभी भी अपनी ही धुन में थी। जैद उसके पास आया और बोला, अगर अपनी सोचों की दुनिया से बाहर आ गई हो तो बच्चे पर भी थोड़ा ध्यान दे दो। आयशा ने पलटकर उसे गुस्से भरी नजरों से देखा और मन ही मन कहा, तो साहब को मुझे ताने सुनाने की फुर्सत मिल ही गई। वो वहां से उठ गए। जैद उसका यह एटीट्यूड देखता रह गया। वो बच्चे को बिस्तर पर ले आया और उसके साथ खेलने लगा। जयेश भी अपने पापा के साथ खेलकर खुश हो रहा था। इसी बीच आयशा कमरे से बाहर चली गई। जैद ने भी ज्यादा परवाह नहीं की। जब जयेश खेलते खेलते थक गया और मुंह में उंगली डालकर सोने लगा,
तो जैद को उस पर बहुत प्यार आया। उसने बच्चे को गोद में उठाया और बाहर निकला ताकि आयशा से उसे दूध पिलाने के लिए कह सके। वह आयशा को आवाज दे ही रहा था कि अचानक उसकी नजर कमरे में पड़ी। वह आयशा सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी और उसके चेहरे पर सख्ती थी। जैद ने धीरे से दरवाजा धकेला तो सामने अपनी माँ को देखकर वो चौंक गया। तो उसकी माँ के हाथ में पिस्तौल थी। जैद को वहां अचानक देखकर दोनों ही हक्के बक्के रह गए। जैद चिल्लाया, ये सब क्या है? अच्छा हुआ जैद तुम आ गए। देखो, ये मुझे मारने आई थी और साथ में पिस्तौल भी लाई थी। ये तो मैंने इसे छीन ली, वरना जिस तरह इसके बाप ने तुम्हारे पापा को मारा था, ये भी मुझे मार देती। रुखसार बेगम की इन बातों ने जैद को उलझा दिया। उसने नासमझी में आयशा की तरफ देखा। आयशा ने आराम से जवाब दिया, ये ठीक कह रही है। मैंने ये गन इन पर तानी थी और इन्हें मारने ही वाली थी, पर गलती ये हो गई कि इसका लाइसेंस इनके नाम पर बना है। ये कहकर आयशा ने आगे बढ़कर जैद से बच्चे को ले लिया। आयशा की बात सुनकर रुखसार बेगम बौखला गए और उन्होंने गन आयशा की तरफ करके गोली चला दी। आयशा की पीठ उस तरफ थी, लेकिन जैद ने देख लिया था। रुखसार बेगम ने तो जैद का भी लिहाज नहीं किया। जैद ने तुरंत आयशा को अपनी तरफ खींचकर बचाया, जिससे गोली सीधे जाकर दीवार में लगे फूलदान को लगी। उन दोनों ने यकीन न होने वाली नजरों से रुखसार बेगम को देखा। तुम्हें क्या लगा तुम वापस आ जाओगी तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ जाएगा? वो पागलों की तरह गन ताने खड़ी थी। जैद बीच में आ गया और अपनी माँ को हैरानी से देखने लगा। आयशा ने घबराकर जैद को पीछे करना चाहा, लेकिन जैद ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे रखा। तुम्हारा वापस आना तुम्हारे और तुम्हारे शोहर के लिए मनुष्य साबित होगा। मना किया था ना कि कभी मत लौटना, लेकिन तुम्हें तो आना ही था। अब तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगी जहां से तुम कभी वापस नहीं आ सकोगी। रुखसार बेगम चिल्लाई, मम्मा। जैद ने उन्हें पुकारा और उनकी तरफ बढ़ गया, लेकिन अगले ही पल रुखसार बेगम की गन से गोली निकली, जिसने जैद के बाजू को घायल कर दिया। वो झटका खाकर पीछे हटा। जैद! आयशा का दिल दहल गया। वो पागलों की तरह उसकी तरफ लपकी, पर जैद ने उसे फिर से अपने पीछे कर दिया। वो अपनी बीवी और बच्चे की जान का रिस्क नहीं ले सकता था। सामने खड़ी औरत इतनी जालिम हो चुकी थी कि उसने अपने बेटे को गोली मार दी। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैद न खुद पीछे हट रहा था और न आयशा को आगे आने दे रहा था। रुखसार बेगम ने भी अपने बेटे को देखा। एक माँ अपने बेटे पर गोली कैसे चला सकती है? यही सवाल जैद की आंखों में भी था। तुम मेरे बेटे ही नहीं हो। रुखसार बेगम की इस बात पर जैद ने नामे सिर हिलाया। उसने सख्ती से आंखें बंद की और फिर खोली। उसे पहले ही एहसास था कि वो उसकी सगी नहीं बल्कि सौतेली माँ है, पर आज उस एहसास को उसकी माँ ने उस पर गोली चलाकर पक्का कर दिया था। कितनी बार कहा था कि मुझे ऐसा मत बनाओ, लेकिन तुम्हारे बाप ने नहीं सुना। उसे तो बस अपनी पहली बीवी से प्यार था, दीवानों की तरह चाहता था उसे। मुझे उसे भी मारना पड़ा। वो सगी बहन थी मेरी, लेकिन क्या करती, और कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास। मेरा मंगेतर, मेरी मोहब्बत छिनकर वो इस घर में आ गई थी। आज इतने सालों में पहली बार वो ये राज खोल रही थी। जैद के साथ साथ आयशा भी ये सब सुनकर हैरान रह गए। ये तुम्हारी माँ मर गई और मैंने कुर्बानी दी, तुम्हारे बाप से शादी की, तुम्हारी माँ बनी, तुम्हारी परवरिश तब से की जब तुम सिर्फ 3 साल के थे और मेरी गोद में आ गए थे। मैंने बहुत कोशिश की कि तुमसे नफरत करूं, तुम्हें मार दूं, पर जब तुम मुझे मम्मा कहते थे तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता था। मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं मार सकी। वो पागलों की तरह चिल्लाए। शादी के 15 साल बाद मुझे ये सब सुनने को मिला। मेरी अपनी कोई औलाद भी नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारा बाप कभी मेरे करीब ही नहीं आया। मैं उसे पाकर भी खाली हाथ रह गई। फिर सब खत्म हो गया। तुम्हारे बाप के लिए मेरे दिल में जो प्यार था वो मर गया, इसलिए एक रात मैंने उन्हें मार डाला। उनकी इस सच्चाई ने जैद का दिल तोड़कर रख दिया। उसके माँ बाप की कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ थी, जो उसकी सगी मौसी भी थी। क्या इस औरत के सीने में दिल नहीं है? आप इतनी पत्थर दिल कैसे बन गए? आपने मेरे पापा का कत्ल किया और इल्जाम आयशा के पापा पर लगा दिया। आयशा के पापा जैद के पापा के दोस्त थे और उनके यहाँ काम करते थे। करीबी होने की वजह से रुखसार बेगम ने सारा इल्जाम उन पर डाल दिया, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। जब जैद लंदन से लौटा तो उसकी और आयशा की मोहब्बत बढ़ने लगी। रुखसार ने यह सब महसूस किया, पर चुप रही। उसने 2 सालों में झूठे सबूत इकट्ठे किए और उन दोनों को अलग कर दिया। रुखसार की साजिश कामयाब तो हो गई थी, लेकिन वो चाहती थी कि जैद या तो आयशा को तलाक दे दे या उसे मार दे। उसका प्लान था कि अगर जैद अकेला रह गया तो उसे आसानी से रास्ते से हटा देगी, लेकिन आयशा के रहते हुए जैद का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। उसने आयशा को घर छोड़ने की धमकी भी दी थी, पर आयशा नहीं मानी। आखिर में जब उसने जैद को आयशा के खिलाफ भड़काया और उससे वादा लिया कि वो अपने पापा की मौत का बदला आयशा से लेगा, तब आयशा अपने बच्चे को बचाने के लिए घर से भाग गई थी। आज जब वो वापस लौटी तो रुखसार के बर्दाश्त के बाहर हो गया और उसने सब सच उगल दिया। आयशा ने जैद के जख्म पर अपना दुपट्टा बांधा ताकि खून रुक जाए और दुखी होकर रुखसार से पूछा, आपको लगता है ये सब करके आप बच जाएंगी? जब तुम लोगों को मौत के घाट उतार दूंगी तो तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन पकड़ेगा? रुखसार ने बेरहमी से कहा,
इससे पहले कि वो दोबारा गोली चलाती, अचानक एसपी रेहान पुलिस टीम के साथ अंदर दाखिल हुए। लेडी पुलिस ने तुरंत आगे बढ़कर रुखसार बेगम को हिरासत में ले लिया। रुखसार बेगम पत्थर की मूरत बनी ये सब देख रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस इतनी अचानक आ जाएगी। दरअसल पुलिस को बुलाने वाला खुद जैद ही था। उसने खड़े खड़े अपने फोन से उसके दोस्त रेहान को कॉल कर दी थी, जिसने एक एक शब्द सुन लिया था और सब कुछ रिकॉर्ड भी हो गया था। उस रिकॉर्डिंग में रुखसार अपने सारे गुनाह कबूल कर रही थी। छोड़ो मुझे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। ये सब कुछ मेरा है, मैं इसकी मालिक हूँ। सुना तुमने? मैं मालिक हूँ। रुखसार पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। जैन को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने जिसे माँ माना वो तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं निकली। उसने रुखसार बेगम से एक शब्द भी नहीं कहा। पुलिस बयान लेकर जा चुकी थी। रेहान ने जाने से पहले डॉक्टर को फोन कर दिया था। डॉक्टर ने आते ही जैद के जख्म पर पट्टी कर दी। और रेहान और जैद की काफी अच्छी दोस्त थी, इसलिए बहुत खुलकर बात कर रही थी। आयशा जब उसके लिए चाय पानी का पूछने लगी तो उसने मना कर दिया और जैद को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद आयशा जैद के पास जाकर बैठ गई, जो एकदम खामोश बैठा था। आयशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने आयशा की तरफ देखा। आप ठीक तो है ना? आयशा को अभी जैन की ही फिक्र सता रही थी। तभी उसे अचानक अपने बेटे की याद आई। जैश कहाँ है? आयशा ने पास ही सो रहे जैश की तरफ इशारा किया। जैद उसकी तरफ मुड़ा और उसके पास लेटकर उसे चूमने लगा। वो अपने दिमाग से सब कुछ निकाल देना चाहता था, क्योंकि उसका दिल बुरी तरह टूटा था। जिसे माँ का दर्जा दिया उसी ने उसका सब कुछ छीन लिया था। जैद। आयशा उसके पास बैठी और फिक्र के साथ उसके बालों को सहलाने लगी। जैद उसकी तरफ घुमा और आयशा की गोद में सिर रखकर आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से एक आंसू निकला और आयशा की गोद में गिरकर गायब हो गए। वो अंदर से टूटकर बिखर रहा था और आयशा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो इतने मजबूत इंसान को इस तरह टूटते हुए नहीं देख पा रही थी। प्लीज जैद, कुछ तो बोलिए। दिल में जो भी दर्द है उसे बाहर निकाल दीजिए, मैं सब सुनूंगी, प्लीज। आयशा उसे इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती थी। आयशा, मैं बस सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। जैद ने उसकी गोद में चेहरा छुपाकर बस इतनी ही बात कही। जैद के गालों पर हाथ रखते हुए उसने बड़े प्यार से कहा, मैं हूं ना आपके साथ, अब कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। उसने जैद का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर अपने लब रखे। बिना किसी शिकायत या गिले शिकवे के वो दोनों एक दूसरे का दुख मिटाने में खो गए। एक माँ ना सही, एक मौसी ना सही, पर वो एक औरत तो थी ना। क्या उनके दिल में मेरे लिए जरा सी भी ममता नहीं थी? सीधा गोली ही चला दी। जैद उसके सीने से लगकर अपने दिल का दर्द उगल रहा था। आयशा उसे समझाते हुए बोली, बस इसे खुदा की मर्जी समझकर उन्हें माफ कर दीजिए। उनके लिए नहीं, अपने लिए, ताकि हम सुकून से रह सके। वो मजबूत कदकाठी वाला इंसान आज एक बच्चे की तरह सिर झुकाए खड़ा था और आयशा की बाहों में खुद को छुपा रहा था। करीब मत आओ आयशा। वो उसे रोकने की कोशिश करने लगा। आयशा परेशान हुई। क्यों, क्या हुआ? मैं जुनूनी हो गया तो तुम्हें तकलीफ पहुंचा दूंगा। वो खुद अपने आप से डर रहा था। आयशा ने उसके कान के पास धीरे से कहा, मुझे वही जुनूनी जैद चाहिए। वो चाहती थी कि जैद सब कुछ भूलकर बस उसमें खो जाए। जैद उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखकर बहकने लगा। क्या तुम मेरी नजदीकी सह लोगे? उसने आयशा की कमर में हाथ डाला और उसे गुड़िया की तरह उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। जब वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा तो आयशा के वजूद में एक सिरहन सी दौड़ गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि झुकते हुए जैद ने वो शोर सुन लिया, आपके बाजू का जख्म। अभी कुछ मत बोलो। जैद ने उसके होठों पर उंगली रखी और पूरी शिद्दत के साथ अपना प्यार लुटाने लगा। रात बीतती गई और जैद का जुनून बढ़ता ही गया। वो बीच बीच में उसके माथे से पसीना पोंछता और प्यार से पूछता, तुम ठीक तो हो ना? आयशा के पास बोलने की ताकत नहीं थी। उसने बस आंखें बंद करके हाँ कह दिया। अचानक जैश के रोने की आवाज आई तो दोनों चौंक गए। मेरा बच्चा, जैद ने प्यार भरे लहजे में कहा। मेरा भी, जैद शरारत से बोला। हम दोनों का जान, और 9 महीने बाद मुझे फिर से पापा बनना है। इस बार मुझे बेटी चाहिए। उनकी सारी दुनिया और 8 महीने का दर्द एक ही रात में खत्म हो गया। 1 साल बाद जैश का बर्थडे था और पूरा शाम मेंशन रोशनी से जगमगा रहा था। आयशा की गोद में अब 2 महीने की एक नन्ही परी भी थी। दोनों बच्चों को साथ लेकर दोनों ने केक काटा। सभी दोस्त और रिश्तेदार उनकी खुशियों में शामिल थे। जैद ने आयशा के हाथ से केक खाया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, थैंक यू मेरी जान। अब बच्ची जैद की गोद में थी और जैश आयशा की गोद में। एक प्यारी सी फैमिली फोटो क्लिक हुई और उनकी खुशहाल जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। सर बेगम जो दौलत के लालच में अंधी हो गई थी, दिमागी संतुलन खोने की वजह से अब पागल खाने में थी, वही रिजवान शाह अपनी बेटी को लेकर देश छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि जैद शाह का मुकाबला करना उनकी बस की बात नहीं है। सच्ची मोहब्बत और अटूट विश्वास हर नफरत और साजिश को हरा देते हैं। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो एक ना एक दिन आप खुद उसमें गिरते हैं। जो लोग नफरत फैलाते हैं या झूठ का सहारा लेते हैं, वो दुनिया के सामने भले ही कामयाब दिखे, पर अंदर से वो डरे हुए और बेचैन रहते हैं।
उन्हें हर वक्त बस यही टेंशन रहती है कि कहीं उनका सच सामने ना आ जाए। और जब फाइनली उनकी असलियत सबके सामने आती है तो ना सिर्फ अपनी बाजी हार जाते हैं बल्कि सबकी नजरों में अपनी रिस्पेक्ट भी खो देते हैं, जैसा कि इस कहानी में रुखसर बेगम के साथ हुआ। दोस्तों, उम्मीद है कि ये प्यारी सी लव स्टोरी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नई कहानियों के सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।